स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मैथ्स की एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई होगी। हमारे पास है आज सेट फर्स्ट। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारे पास? तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास वो है पी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50 और हमसे पूछा जा रहा है कि देन पी इज़ होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर और इरेशनल। तो हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि p कितना दिया गया है। पी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बच्चों? पी स्क्वायर दिया गया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50। तो हम यहाँ इक्वल्स टू करेंगे 32/50। अब यहाँ से देखिए ये 2 से कट सकता है स्टूडेंट। 2 से कितने टाइम्स में? 16 टाइम्स में। 2 से कितने टाइम्स में? 25 टाइम्स में। तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 16/25। अब आपको पता है स्क्वायर जब इस साइड से यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाएगी तो रूट बनाएगी। तो ये आ जाएगा 16/25। 16/25 को 16 को आप 4 × 4 लिख सकते हैं, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर सेम चीज़ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में हो तो 1 टाइम्स बाहर आ जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया 4/5। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या ये होल नंबर है? आपको पता है होल नंबर 0 से लेके स्टार्ट होती है और होल नंबर में कोई पॉइंट नहीं आता, फ्रैक्शन। ये तो 4/5 क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो होल नंबर होगा नहीं। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में क्या आता है स्टूडेंट? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, फिर नेगेटिव नंबर्स और 0, उसमें भी फ्रैक्शन नहीं आते, तो ये इंटीजर भी नहीं है। अब बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल में क्या होता है? ऐसे रूट वाले टर्म होते हैं जिनका हमें परफेक्ट रूट नहीं आता, या फिर ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम इरेशनल बोलते हैं। लेकिन ये वैसा भी नहीं। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट आप देंगे 0.8। देखिए ये सॉल्व भी हो गया। तो आखिर ये कौन सा है हमारा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी। अब बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 and 8, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी आपसे पूछी जा रही है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से दूरी नहीं पूछी जा रही है। कहाँ से पूछी जा रही है? एक्स एक्सिस से। तो जब एक्स एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो ये वाई वाली दूरी होगी। जैसे देखिए मैं आपको इसको ग्राफ पेपर पे समझाता हूँ। देखिए ये है हमारा ग्राफ पेपर। तो यहाँ हमने क्या किया? अरेंज कर लिया सब। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है? हमें -6 एक्स पे -6 जाना है और वाई पे 8 जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये इसको हम एक्स डैश कहेंगे। ये हमारी है वाई एक्सिस और ये हो गई वाई डैश। देखिए हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। कोऑर्डिनेट हमारा क्या है स्टूडेंट? तो हमें लिखना है -6 और 8 को दर्शाना है। तो -6 एक्स एक्सिस पे, तो निगेटिव डायरेक्शन में 6 पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ ये एक पॉइंट आ गई। और वाई पे कितना लेना है हमें? वाई पे जाना है 8। तो कहाँ पे है 8? ये रहा हमारा 8। अब ये इस साइड से हमें ऐसे बढ़ना होगा और यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे। ये जिस पॉइंट पे कट करे वही हो जाएगी हमारी कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यही हो गई कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट ए पॉइंट की दूरी इस एक्स एक्सिस से कितनी है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं स्टूडेंट। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई? 8 आ गई। इसलिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जिसने भी -6 किया है वो गलत है, 8 यूनिट हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 8 यूनिट। यहाँ पे जिस बच्चे की ये क्वेश्चन है उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। उसे लगा कि -6 एक्स की दूरी है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये -6 पे नहीं है स्टूडेंट। ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट तो यहाँ है। तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी 8 हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0, -5 एंड -3 इज। देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं जिनका आंसर -5 और क्या हो सकता है? -3 हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोर देन 3 का ऑप्शन सही होगा। जिन्होंने भी किया है ये सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। आइए क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है स्टूडेंट कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये लाइन और ये वाई एक्सिस के बीच जो इंटरसेक्शन होगी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। स्टूडेंट आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट की हम बात करें जो वाई एक्सिस पे हो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट आएगी, तो कम से कम इतना तो कंफर्म हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट इसमें 0 होगी। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव में से ये भी छांट सकते हैं कि जिस में वाई एक्स कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू है तो ऑप्शन हमारी होगी नहीं। अब बच गए 2 ऑप्शन जिसमें वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो देखिए ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि हमें पता है x कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह हम 0 रखेंगे, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ इंटू स्टूडेंट ये आ जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ से माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3। अब ये माइनस साइन उधर आप भेज देंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू -3। सो y कोऑर्डिनेट y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी यहाँ पे -3 आ जाएगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी x हमारे लिए x हो जाएगा 0 और y हो जाएगी -3। कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 0 -3, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मान लो इतना प्रोसेस आपको नहीं पता तो आप बस कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखें, x के जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, अगर ये इक्वल टू इसके बराबर भी आ जाए तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे अगर हम 0 रखें x की जगह तो 3 × 0 0, और y है माइनस में और -3 वहाँ रखेंगे तो अपने आप ये +3 हो जाएगा, तो 0 + 3 3 आ जाएगी जो कि इसको सेटिस्फाई करती है। अगर आप दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो x की जगह 0 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा और y की जगह 3 रखेंगे, अब पॉजिटिव 3 है और यहाँ है माइनस तो ये -3 होगी। अब बताइए स्टूडेंट कि -3 कभी भी 3 के बराबर हो नहीं सकती, इसलिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 2 और 0, x की जगह 2 अगर आप रखेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस y की जगह हमें रखनी है 0, तो 3 × 2 तो 6 - 0 6 आ जाएगा जो कि 3 के बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन सी भी गलत है। अगर हम d रखें तो -2 जैसे ही आप x की जगह रखेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा 3 × -2 यानी कि -6, और -6 में से अगर 0 घटाएंगे तो -6 आएगा जो कि 3 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। तो हमारे 4 का हम दोनों तरीके से सोच सकते हैं, या तो आप वैसे सोचें या आप वैल्यू पुट करके सोचें। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको और भी ऑप्शंस बताए थे ना। क्वेश्चन नंबर 2 के करेक्ट ऑप्शन थे सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके करेक्ट ऑप्शन थे सी, और क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी, मोर देन 3। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन रेशियो 4:5, व्हाट इज द रेशियो। देखिए सर्कमफेरेंस 2 सर्कल की दी गई है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो सर्कमफेरेंस फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस C1 और सेकंड सर्कल का सर्कमफेरेंस C2। आपको पता है स्टूडेंट कि इनकी रेशियो क्या है, तो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन रेशियो 4:5। क्या रेशियो है 4:5, तो यहाँ आप लिखेंगे 4:5 का मतलब 4/5। अब सर्कमफेरेंस का क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, आपको पता है 2πr, और ये क्या होता है 2πr। अब देखिए दोनों की रेडियस डिफरेंट हो गई, इसलिए यहाँ R1 और यहाँ R2, क्योंकि 2π कांस्टेंट है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस दोनों की अलग हो सकती है, इसलिए R1 और R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 4/5। अब आप देखिए कि 2π से 2π कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगी R1/R2 इक्वल्स टू 4/5। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट कि R1 is to R2 equals to 4:5, यानी रेडियस की रेशियो क्या आएगी 4:5। जो सर्कमफेरेंस की रेशियो है वही रेडियस की भी रेशियो आएगी। यहाँ हमसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन रेशियो दिस 4:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। रेडाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। रेडियस
को प्लूरल में रेडाई लिखते हैं। तो R1 और R2 की यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है 4:5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो 5 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? डी है। आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखिए स्टूडेंट, आपको ये पता होगा, हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया गया है स्टूडेंट? x² - 1। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। कौन सा पॉलिनोमियल है? x² - 1। तो x² - 1 आप इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। स्टूडेंट, अभी ये हमारे क्वाड्रेटिक का जो बेसिक फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0, इस फॉर्मेट को ये फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक x का ऑप्शन नहीं है। तो हम इसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे? x² - 0x, यानी कि b हमें मिल जाएगा -1 = 0। अब देखिए ये हमने एक फॉर्मेट बना दिया है। अब आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, आपको पता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा मीन्स व्हाट? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है? -b/a स्टूडेंट। b हम किसको बोलते हैं? x के कोफिशिएंट को। यहाँ चूंकि x नहीं था इसलिए आपको b पता नहीं चलता, इसलिए मैंने यहाँ इसको 0x लिखा है। अब x का कोफिशिएंट क्या है? 0, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? -0। b की जगह हम बस 0 रख रहे हैं। और a की जगह क्या रख सकते हैं? तो a की जगह अगर कुछ भी नहीं है, x के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो a की जगह पे 1 आ जाएगा। अब आपको पता है 0 ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव होती है, 0 तो 0 होती है। और 0 में किसी से भी डिवाइड दो, रिजल्ट क्या आता है? 0। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। आप समझ पा रहे हैं बच्चे? तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी? 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट आप देखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? cos² थीटा बाई sin² थीटा। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? cos² थीटा बाई sin² थीटा माइनस में क्या है देख लीजिए आप। cos² थीटा बाई sin² थीटा -1/sin² थीटा, 1/sin² थीटा। और हमें क्या पूछा गया स्टूडेंट कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इन सिंप्लीफाइड इज, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन है यहाँ tan² थीटा, sec² थीटा, 1 और -1। आइए स्टूडेंट हम चेक करते हैं। आपको फॉर्मूला याद अगर हो तो यहाँ पे मैंने बताया है अपने ट्रिगोनोमेट्री के क्लास में कि tan थीटा का एक फार्मूला तो आप जानते हैं। tan थीटा का रेशियो का फार्मूला आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? बेस होता है। और दूसरा इसका फार्मूला tan थीटा का क्या होता है स्टूडेंट? sin थीटा बाई cos थीटा। क्यों होता है sin थीटा बाई cos थीटा? इसको भी अगर आप समझना चाहें तो आप समझ लीजिए। क्योंकि पर tan थीटा की जो फार्मूला होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए अगर हमने sin थीटा और cos थीटा रखा है तो ये भी परपेंडिकुलर बाई बेस को ही इंडिकेट करता है। जैसे sin थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और cos थीटा की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेनस। ये एच कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? p/b। तो फाइनली हमें यही रिजल्ट मिली ना, इसलिए tan थीटा की एक ये भी क्या हो जाती है? फॉर्मूला हो जाती है। अब स्टूडेंट tan थीटा अगर sin थीटा बाई cos थीटा, आपको पता है कि cot थीटा जो होता है वो रिवर्स ऑफ tan थीटा होता है, वो उसके अपोजिट होता है। तो बताइए ये क्या पलट के क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई sin थीटा। वेरी गुड। अब आप देखिए क्वेश्चन को यहाँ समझिए। यहाँ है cos² थीटा बाई sin² थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा पे होल स्क्वायर -1/sin थीटा पे होल स्क्वायर। एक चीज़ और जान लीजिए स्टूडेंट, आपको पता है कि sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। जब अपोजिट वाले को एक दूसरे से गुना करते हैं 1 आ जाता है। तो यहाँ से मुझे बताइए कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/sin थीटा। तो यहाँ पे हम यही चीज़ को रिप्लेस करेंगे। cos थीटा बाई साइन थीटा के लिए हमने क्या फॉर्मूला अभी देखा? cot थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे cot थीटा पे स्क्वायर, और यहाँ 1/sin थीटा के लिए क्या है? cosec थीटा, इस पे स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot² थीटा माइनस ऑफ लिख सकते हैं cosec² थीटा। स्टूडेंट्स आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, 3 आइडेंटिटीज थी हमारे पास। क्या क्या था?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अगला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ देखिए कि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पे क्या है आ रहा है, यहाँ आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं माइनस कॉमन लेने पे जो चीज़ माइनस में होती है, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में थी तो ये प्लस में हो गई, जो प्लस में थी वो माइनस हो जाए, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया। अब आप जानते हैं कि ये आइडेंटिटीज़ में हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के। तो ये माइनस आगे रह जाएगा, इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1। और ये -1 जो हो गया यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखिए -1 डी, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, डी यानी -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं। देखिए स्टूडेंट बहुत ही इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको अपने ऑनलाइन सेशन में बताया था कि जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी पास मार्क्स आराम से ले आ सकता है। ये देखिए पी क्यू आर और ए बी सी दो ट्रायंगल हैं, पी क्यू आर और ए बी सी लिखा हुआ है। ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर, ये देखिए सिमिलर का साइन है, तो ट्रायंगल ए बी सी। आपको पता है स्टूडेंट कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एंगल P जो होगा एंगल A के बराबर, एंगल Q एंगल B के बराबर, एंगल R एंगल C के बराबर। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें कि इनके साइड का रेशियो, तो पी क्यू बाई ए बी, यानी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि अगर ये ऐसा है तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B, एंगल R इक्वल्स टू एंगल C। और अगला इनके साइड का रेशियो भी बराबर होता है, जैसे पी क्यू बाई ये साइड का ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई क्या हो जाएगी, बी सी इक्वल्स टू पी आर बाई ए सी। ये सिमिलर होने के साथ ये जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपस में, और एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर। अब स्टूडेंट ये याद रखिएगा साइड का जो रेशियो होता है ये भी बराबर होता है पेरीमीटर के रेशियो की, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपस में ये सब के सब बराबर होते हैं। अब मुझे बताइए किसी साइड की रेशियो दी गई है यहाँ पे, यहाँ कहा जा रहा है क्या कि पेरीमीटर, हाँ पी क्यू 6 के बराबर है और ए बी 8 के बराबर है, पी क्यू 6 है और ए बी 8 है। तो देखिए तो पी क्यू और ए बी का रेशियो दिया गया है स्टूडेंट, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, पेरीमीटर के। तो हम यहाँ से यही वाला ले लेंगे। तो पी क्यू की जगह बताइए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू बाई ए बी इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। साइड की रेशियो में दी हुई है, पी क्यू कितना दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट पी क्यू हमें 6 दिया गया है तो 6, ए बी कितना है 8, ए बी की वैल्यू 8 है। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू अगर 8 है तो आप देखिए यहाँ पेरीमीटर पी क्यू आर की पेरीमीटर हमें दी गई है क्या, क्वेश्चन में चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट कि पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज 36, तो ए बी सी की पेरीमीटर हमें दी गई है, यानी ऊपर में पेरीमीटर ऑफ पी ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे ही रहेगा, ए बी सी की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 36 इस साइड गुना होगी तो 6 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 36 बाई कितना 8। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 8 से हम इसको क्या करेंगे, 8 से कट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से हम 8 को कट करेंगे 2 से, 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, और 2 से 6 3 टाइम्स, 4 से 36 को 9 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 27। सो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कितना है स्टूडेंट, बी है। आप बात समझ गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए स्टूडेंट, इक्वल रूट्स की बात आ गई और आपसे पूछा जा रहा है कि c की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये फॉर्मेट क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लिखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब रूट्स इक्वल हो तो आपको पता है कि d की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो d इक्वल्स टू 0 दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है d का, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है स्टूडेंट, जो कि 0 के बराबर हम करेंगे। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला पार्ट को रहने देंगे, 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर बाई 4a हो जाएगी। तो c की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई 4a। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, बी स्क्वायर बाई क्या हमने निकाला है, बी स्क्वायर बाई 4a। कहाँ है बी स्क्वायर बाई 4a, तो यहाँ है माइनस बी बाई 2a, ये है बी बाई 2a, ये है माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। एक है हमारे पास ऑप्शन बी स्क्वायर बाई 4a प्लस में, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है डी। आप समझ गए स्टूडेंट, जिन्होंने भी करके आया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं वो थोड़ा ध्यान देते तो कर लेते, बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए फिगर दिया गया है, इस फिगर को आप ड्रॉ करेंगे। ये रही फिगर, फिगर में दिया हुआ स्टूडेंट की एडी क्या है, देखिए एडी है 3, ये रहा ए, सबकी नेमिंग कर ली ABCD, आप भी अपने कॉपी पे बना लीजिए ABC, और D एंड E है DE। AD की वैल्यू है स्टूडेंट 3, और AB की वैल्यू कितनी दी गई है 4, AB की वैल्यू दी गई है 4, और आपको CE की वैल्यू है 3। अब आपने BPT पढ़ा होगा या थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा। थेल्स थ्योरम में हम क्या कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल अगर क्या है स्टूडेंट, थेल्स थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था कि अगर एक साइड पैरेलल हो तो वो बाकी के साइड को, यानी कि कोई ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसके दो पॉइंट को मिलाने वाली एक साइड जो है, अगर वो तीसरे साइड के पैरेलल हो तो वो बाकी के दो साइड को इक्वल रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, D इज़ पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आप लिख सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू क्या दिया गया है, BC, तो बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, AD बाई BD इक्वल्स टू क्या होगा, AE बाई EC। अब देखिए स्टूडेंट, अगर AD 3 है और हमारा AB कितना दिया गया स्टूडेंट, AB कितनी है, AB 7 है, AB कितना है 7 है, तो 7 में से 3 हटा देंगे तो 4। अब यहाँ पे देखिए AD की जगह हम AD की वैल्यू डाल देंगे, AD की वैल्यू है 3 तो यहाँ AD की जगह 3, BD की वैल्यू 4 है तो BD की वैल्यू 4 बराबर AE कितना है, हमें AE निकालना है, AE हमें नहीं पता है, और EC कितनी है 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 3 इंटू 3/4 इक्वल्स टू AE। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 9/4। अब से पूछा क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ AE। अब 9/4 कहीं नहीं है, डैट मीन्स कि यहाँ पॉइंट में हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो 4 से अगर 9 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 से 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स बच जाएगा 1, 1 पे उतरेगा 0, 2 टाइम्स जाएगी 8, फिर आ जाएगा 2 पे 0, 5 टाइम्स यानी 2.25। सो AE की क्या हो जाएगी वैल्यू 2.25। सो B इज़ द करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, B है। बच्चे ने सही मारा है, B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए, 2.25 होगा इसका आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इस वीडियो में करते हैं और बाकी के 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट अपना ध्यान रखिए और एक बार इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए।